देखिए, जो लोग हीमोडायलिसिस पर निर्भर हैं, उनके लिए वैस्कुलर एक्सेस सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये तो उनकी लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। यही वो नाजुक कनेक्शन है जो जीवन बचाने वाले इस पूरे इलाज को मुमकिन बनाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी लाइफलाइन में कोई लीक आ जाए, या कोई रुकावट पैदा हो जाए, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाबों को समझेंगे और वैस्कुलर एक्सेस से जुड़ी आम परेशानियों पर गौर करेंगे। हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम इस लाइफलाइन के महत्व को समझेंगे, फिर ब्लड फ्लो और बनावट से जुड़ी समस्याओं को देखेंगे, बाहरी खतरों के बारे में जानेंगे और आखिर में इन सब से निपटने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एक्सेस साइट इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि पूरा का पूरा डायलिसिस का इलाज सिर्फ और सिर्फ इसी एक एक्सेस पॉइंट की सेहत पर टिका होता है। इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ का मतलब है इलाज के असर पर सीधा सीधा असर पड़ना। अब बात करते हैं उन दिक्कतों की जो सबसे आम हैं और सबसे बुनियादी भी, मतलब जब खून का बहाव ही सही से ना हो पाए। तो सबसे पहली समस्या है अपर्याप्त प्रवाह, यानी इनएडिक्वेट फ्लो। जब एक्सेस से बहने वाले खून की रफ्तार बहुत कम हो जाती है तो डायलिसिस ठीक से काम नहीं कर पाता। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इससे एक्सेस के अंदर ही खून के थक्के जमने लगते हैं, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ब्लड फ्लो से जुड़ी एक और भी गंभीर स्थिति है जिसे इस्कीमिया कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हाथ और उंगलियों तक उतना खून नहीं पहुंच पा रहा है जितना पहुंचना चाहिए। इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे कि हाथ या उंगलियों में किसी तरह की झुनझुनी होना, उनका ठंडा पड़ जाना या उनमें कमजोरी महसूस होना। ऐसा कुछ भी महसूस हो तो अपनी मेडिकल टीम को फौरन बताना चाहिए। इस्कीमिया का एक बड़ा कारण होता है स्टील सिंड्रोम। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि फिस्टुला या ग्राफ्ट ब्लड के लिए एक आसान शॉर्टकट बन जाता है। तो सारा खून हाथ में जाने के बजाय उसी शॉर्टकट से बहने लगता है। एक तरह से खून चोरी हो जाता है। अगर ये बहुत बढ़ जाए तो उंगलियों में गैंग्रीन तक हो सकता है। तो ये तो हुई ब्लड फ्लो से जुड़ी बातें। अब जरा उन मुश्किलों पर आते हैं जो फिस्टुला या ग्राफ्ट की बनावट यानी उसके स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं। अच्छा, अब दो ऐसी दिक्कतें हैं जिनके नाम सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं, एन्यूरिज्म और स्यूडो एन्यूरिज्म, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एन्यूरिज्म में फिस्टुला की अपनी दीवार ही कमजोर होकर गुब्बारे की तरह बाहर फूल जाती है, जबकि स्यूडो एन्यूरिज्म में एक्सेस से खून लीक होकर आसपास के टिश्यू में एक जगह जमा हो जाता है। दोनों ही मामलों में मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है, खासकर तब जब त्वचा पतली होने लगे या फटने का खतरा हो। एक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ओडेमा, यानी हाथ या बाह में सूजन आ जाना। ये काफी आम है, लेकिन कभी-कभी सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डॉक्टर को एक्सेस बंद करने का फैसला भी लेना पड़ सकता है। चलिए, अब उन मुश्किलों को देखते हैं जो बाहरी वजहों से पैदा होती हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन या फिर डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान होने वाली कोई घटना। इन्फेक्शन, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर ग्राफ्ट्स के मामले में। देखिए, एक बार ग्राफ्ट के अंदर बैक्टीरिया पहुंच गया तो उसे जड़ से खत्म करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई बार तो ग्राफ्ट को निकालना ही पड़ता है। इसीलिए ग्राफ्ट वाले मरीजों को सलाह दी जाती है कि वो दांतों के इलाज जैसी किसी भी प्रक्रिया से पहले एहतियात के तौर पर एंटीबायोटिक्स जरूर लें। और हाँ, अगर फिस्टुला यानी एवीएफ में इन्फेक्शन हो जाए, जो कि होता तो बहुत कम है, पर अगर हो जाए तो उसका इलाज भी कोई छोटा मोटा नहीं होता। इसके लिए पूरे 6 हफ्ते तक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एंडोकार्डाइटिस यानी दिल के इन्फेक्शन के इलाज में होता है। डायलिसिस के दौरान एक और खतरा होता है, अगर सुई अपनी जगह से हिल जाए। इसे एक्स्ट्रावाजेशन इंजरी कहते हैं। इसमें खून एक्सेस से बाहर निकलकर हाथ में फैलने लगता है, जिससे तेजी से सूजन आ सकती है और कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसी बेहद गंभीर स्थिति भी बन सकती है। अच्छा, तो इन सब समस्याओं के बारे में जानकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम इनके समाधानों को समझ सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि इन मुश्किलों को मैनेज कैसे किया जाता है। जब स्टील सिंड्रोम या इस्कीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक खास सर्जरी की जाती है जिसे DRIL कहते हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे 3 स्टेप्स में आसानी से समझ सकते हैं। पहला, फिस्टुला कनेक्शन के ठीक आगे आर्टरी को बांध दिया जाता है।
दूसरा, एक नस का इस्तेमाल करके खून के लिए एक नया रास्ता यानी बाईपास बनाया जाता है। और तीसरा, इस नए बाईपास के जरिए हाथ और उंगलियों तक खून का बहाव दोबारा शुरू कर दिया जाता है। ड्रिल के अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे रुकावट को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी, स्टील सिंड्रोम को काबू में करने के लिए बैंडिंग, और जैसा हमने पहले बात की, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स के बहुत लंबे कोर्स। ये सब इन जटिलताओं से निपटने में मदद करते हैं। लेकिन इन सभी मेडिकल तकनीकों और इलाजों के बीच जो सबसे ताकतवर औजार है, वो है खुद मरीज की जागरूकता। अपने एक्सेस में होने वाले किसी भी छोटे से छोटे बदलाव को पहचानना और वक्त पर अपनी हेल्थ केयर टीम को बताना, यही किसी भी बड़ी समस्या को रोकने की असली कुंजी है।